एआई की दिशा में भारत की लंबी छलांग। अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका देशों में शामिल हुआ भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, युवा पीढ़ी के लिए रखी जा रही है नींव। विधानसभा के बजट सत्र में 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश। प्रश्नकाल में लोकहित की रही गूंज। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। नगर निकाय चुनाव का कल थम जाएगा प्रचार। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क में झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बैलेट पेपर से चुनाव होने पर जताई गड़बड़ी की आशंका। और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर राज्य में गरमाई राजनीति। विपक्ष ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए बताया जरूरी। सत्ता पक्ष ने वोट काटे जाने का लगाया आरोप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओ से बातचीत की। ये स्टार्टअप्स हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ बातचीत की। ये स्टार्टअप्स हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और दूसरे फील्ड में शानदार काम कर रहे हैं। तो एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट अपने आप में महत्वपूर्ण और एक प्रभावशाली समिट, जिसका संदेश भारत ने पूरी दुनिया को दिया। एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए आए कई वैश्विक नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारी निवेश जब एआई सेक्टर में होगा तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से हमारे देश में आत्मनिर्भरता के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी होगी और हमारे देश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। एआई समिट में शामिल होने आए इन वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत के हित समेत अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर बातचीत करेंगे। आज जिन हस्तियों के साथ प्रधानमंत्री की वार्ता होगी उनमें लिechtenstein के राजकुमार अलोइस, स्लोवाक के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम शामिल हैं। भारत आज औपचारिक रूप से अमेरिका की अगुवाई वाली पहल पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। ये पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। भारत आज औपचारिक रूप से अमेरिका की अगुवाई वाली पहल पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। यह घोषणा दिल्ली में चल रहे ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान की गई। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से अलग भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। हस्ताक्षर के बाद एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई गई। तो पैक्स सिलिका में शामिल हुआ है भारत। आप सबकी जनरेशन के लिए एक नया फाउंडेशन बन रहा है, एक नया आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आए, उस सब की आज नींव रखी जा रही है।
जिससे आने वाले समय में आप लोग अपनी जर्नी वहां तक लेके जाए जहां भारत को एक विकसित भारत बनाने का सपना है। पैक्स सिलिका में कौन कौन से देश शामिल हैं और इसका क्या महत्व है? आपको बता दें कि ये अमेरिका की अगुवाई वाली बहुपक्षीय पहल है जिसका नाम पैक्स सिलिका है। सुरक्षित तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित करता है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, ये तमाम सारे देश जो हैं इसके सदस्य हैं। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, ये भी पैक्स सिलिका के समूह देश हैं और अब भारत भी आधिकारिक रूप से इसका हिस्सा बन गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पैक्स सिलिका में सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, ये देश भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग की प्रमुख पहल है पैक्स सिलिका। ये इसका महत्व है। इसके साथ ही सुरक्षित तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित करना, ये पैक्स सिलिका का काम है। साथ ही महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन को भरोसेमंद बनाने की भूमिका भी पैक्स सिलिका निभाता है। इसके साथ ही सहयोगी देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसका साझेदार देश अब भारत भी है। आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत सप्लाई चेन जरूरी होती है और वही पैक्स सिलिका के सदस्य देश काम करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की ये महत्वपूर्ण और प्रमुख पहल है, जिसका भारत अब आधिकारिक रूप से सदस्य देश बन चुका है। सुरक्षित तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित करना, ये पैक्स सिलिका के समूह देशों का काम है। महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन को भरोसेमंद बनाने में भी पैक्स सिलिका की महत्वपूर्ण भूमिका है और सहयोगी देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना, ये इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत सप्लाई चेन जरूरी होती है और उस पर पैक्स सिलिका के सदस्य देश मिलकर काम करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इससे पहले प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने क्षेत्र से जुड़े सवालों को उठाया, जिसका विभागीय मंत्रियों ने विस्तार से जवाब दिया। भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को होने वाले चुनाव का प्रचार 21 फरवरी को थम जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 27 फरवरी को मतगणना होगी। बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण परिणाम आने में थोड़ी विलंब होगी। राज्य में त्रिस्तरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। नगर निगमों में महापौर तथा नगर परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए कुल 275 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए 2313 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। हालांकि यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराए जाने पर गड़बड़ी की आशंका जताई है। केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के झुमरी तिलैया नगर परिषद तथा डोमचांच और कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्रों की मतदाताओं को बैलेट पेपर से मतदान के लिए जागरूक कर रही हैं। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर देश नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं राज्य सरकार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है। पार्टी के द्वारा लगातार संघर्ष के बाद ये चुनाव संभव हो पाया।
और उसके बाद भी सरकार की मंशा आप देख रहे होंगे कि अब सब लोग टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम चल रहे हैं, सब हाईटेक हो रहा है। एक और जब ईवीएम मशीन से जब पहले चुनाव होता था, अब ये बैलेट पेपर ला दिए हैं। यानी बैलेट पे चुनाव कराना कहीं ना कहीं राज्य सरकार के मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठाता है कि आखिर सरकार क्यों, यानी बड़े पैमाने पर ये कहीं ना कहीं ये धांधली का इनका मन है कि अनियमितता करेंगे। गुमला नगर परिषद में भी 23 फरवरी को मतदान होना है। अध्यक्ष पद के लिए 9 और 22 वार्ड पार्षद पदों के लिए 112 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। गुमला नगर परिषद क्षेत्र में कुल 39,290 मतदाता हैं। इनमें 18,525 महिला और 20,765 पुरुष मतदाता शामिल हैं। इस बार अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। सभी प्रत्याशी विकास के वादों के साथ मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं। जो भी जनता का मुद्दा मेरा मुद्दा हुआ, जो भी समस्याएं हैं, जो भी योजनाएं हम सबों के द्वारा चल रही है, मैया योजना, सर्वजन पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, सबों को हम लोग और अच्छी तरह से बेहतर करेंगे। नगर पालिका में जो भी मुद्दा है बताने से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम 6-7 मुद्दे लेके आए हैं। जैसे हम डीएसपी रोड में अभी हम कार्यालय खोल रहे हैं, तो डीएसपी रोड में हम देखते हैं कि बरसात में पानी भर जाती है। इसको हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। और बाजार टाड़ में भी कचरे की भरमार होती है, उसको आधुनिक बनाने की कोशिश करेंगे। चुनाव लड़ना है तो मैं आश्वस्त हूँ अपने तरफ से, मेरी बहनों के तरफ से, कि जो भी यहाँ जन समस्या है, जो भी यहाँ बिजली, पानी, नाली या जो भी कहिए विकास का कार्य, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मैं यहाँ पर वही कहना चाहूंगी, कोई भेदभाव नहीं, कोई नहीं, गुमला शहर वाले सब मेरे अपने हैं। गुमला में जितने भी नगर पालिका से संबंधित जो समस्याएं हैं हम उनका समाधान करेंगे, है ना। और लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम जीतने के बाद आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा के लिए, है ना। हालांकि चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने भी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरुण उरांव ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। यहाँ की जो बुनियादी समस्या है और स्थानीय लोगों से मिलकर सारे लोगों से प्राथमिकता ये तय करें कि कौन कौन सी हमारी प्राथमिकता है। मैं आपको जरूर आश्वस्त करूं, कुछ लोग भ्रम फैलाने का भी काम कर रहे हैं, जो स्थानीय चीजें हैं उसे केंद्र की नीतियों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्थानीय जो समस्या, बुनियादी समस्या है, उनके निदान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वो बूथ स्तर तक लगातार घूम रहे हैं, हर घर हम जा रहे हैं, हर होटल को हम विनती कर रहे हैं, अपना घोषणा पत्र और संकल्प तक पहुंचा रहे हैं और उनको अपनी तरफ से वायदा कर रहे हैं कि एक बदलाव की शुरुआत हम लोग नगर निकाय से शुरू करेंगे। अध्यक्ष पद की लड़ाई भाजपा, कांग्रेस और झामुमो समर्थित उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मानी जा रही है। हालांकि बागी उम्मीदवारों की मौजूदगी मुकाबले को और भी रोचक बना रही है। अब 27 फरवरी की मतगणना ही तय करेगी कि गुमला नगर परिषद की कमान किसके हाथ में जाएगी। गुमला से नरेश की रिपोर्ट। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में बच्चा चोर की अफवाह पर लोगों ने किन्नर को पकड़कर पिटाई की। सूचना पाकर मौके पर बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने अफवाह को निराधार बताते हुए लोगों से टोल फ्री नंबर 112 पर सूचना देने और कानून हाथ में न लेने की अपील की है। तो वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर था, उसको पकड़ के पब्लिक द्वारा रखा गया था, थाना लाया गया, उसके जो भी पोटली था सबको चेक किया गया, उसमें कोई भी आपत्तिजनक जो पब्लिक द्वारा बोला जा रहा था कोई भी सामान नहीं मिला और जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल में ही प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि वो किन्नर है और जा करके अपना भीख मांगने के लिए, कुछ करने के लिए मोहल्ले में वो गया हुआ था, लेकिन बच्चा चोरी संबंधित कोई ऐसी बात नहीं है। और सभी से धनबाद पुलिस और हम लोग का पुलिस की यही अपील है कि अफवाह पर ध्यान न दें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो 112 पर डायल करें, स्थानीय पुलिस को सूचना दें। बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सुकन्या समृद्धि योजना एक मजबूत सहारा बनकर उभरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई यह योजना छोटी बचत के जरिए बड़ा फंड तैयार करने का अवसर देती है। शिक्षा और विवाह जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर यह योजना बेटियों के सपनों को साकार करने में मददगार साबित हो रही है। सुकन्या समृद्धि योजना 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत डाकघर या अधिकृत बैंकों में खाता खोला जा सकता है, जिस पर वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है। योजना के तहत प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। शिक्षा या विवाह के समय राशि सीधे खाता धारक को प्रदान की जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं वो देता है। उसमें है कि अब तक 8.2% इंटरेस्ट दे रहा है अभी सर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री को, जिन्होंने ये योजना को शुरुआत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी को यही कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम किए हैं, ये लाभ हम लोग को दिए हैं और सभी को इस लाभ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर यह खाता खोला जा सकता है। डाक विभाग इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है। विभागीय कर्मी लोगों को योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक खातों के खुलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 14 साल अब इस बार चेंज हुआ है नियम, तो 15 साल तक इसमें पैसा जमा करना है और 7 साल छोड़ देना है। यानी 21 साल, जिस समय बच्चे का उम्र 21 साल हो जाएगा उस समय उनको मैच्योरिटी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होगा। डाक निदेशक रामविलास चौधरी का कहना है कि पोस्ट ऑफिस की पहुंच समाज के अंतिम पायदान तक है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में खाते डाकघरों में खोले गए हैं। योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री के एक जो उनका सपना था कि बच्चियों का जो उच्च शिक्षा तक उनकी हेल्प की जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके, उसके तहत ये योजना लाई गई थी। आप लोगों को पता होगा, उसमें भी आप देखिए कि जो सारे बैंकों के अकाउंट एक साथ आप मिला दीजिए और पोस्ट ऑफिस के अकाउंट एक तरफ, तो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम डोर स्टेप तक इस योजना को पहुंचा रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ एक बचत योजना नहीं, बल्कि बेटियों के लिए सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव है। छोटी छोटी बचत से बड़ा संबल तैयार कर यह योजना नई उम्मीदों को पंख दे रही है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की। बीआईटी मेसरा में डिजिटल युग में प्रबंधन को फिर से परिभाषित करना, नए प्रतिमानों, नवाचारों, प्रथाओं और संभावनाओं की खोज विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि JSLPS के CEO अनन्या मित्तल, विशिष्ट अतिथि जिंदल ग्रुप के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन और बीआईटी मेसरा के कुलपति डॉक्टर इंद्रनील मन्ना ने किया। अपने स्वागत भाषण में कुलपति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से हो रहे विकास पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि अनन्या मित्तल ने महिला सशक्तिकरण और प्रेडिक्टिव गवर्नेंस के माध्यम से राष्ट्रीय परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने डेटा के माध्यम से बताया कि कैसे डिजिटल स्केलिंग ग्रामीण झारखंड का उत्थान कर रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर राज्य में राजनीति गर्मा गई है। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने एसआईआर को मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए जरूरी बताया है। एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम काटे जाने के सत्ता पक्ष के आरोप पर श्री मरांडी ने कहा कि सबसे अधिक चिंता कांग्रेस को है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम कटेंगे। याद करिए, इस देश में प्रत्येक 10 वर्षों में एसआईआर होते रहा है। और एसआईआर क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। भाई जो लोग मर गए उनका नाम हटेगा, जो लोग यहां से बाहर जो लोग चले गए वहां शिफ्ट कर गए उनका नाम हटेगा, जो बाहर से इलीगल प्रवेश करके जो यहां वोटर बने उनका नाम भी कटेगा। तो परेशानी उसको किस बात की है? तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती रही है उन लोगों के पक्ष में जो बांग्लादेश से यहां घुसपैठ करके वोटर्स बने हुए हैं। उनको कटेगी तो ये लोगों को उससे परेशानी है।
लेकिन एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन कर रही है और पूरा देश में सफलतापूर्वक कर रही है और झारखंड में भी सफलतापूर्वक होगा। और सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। इधर सत्ता पक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई है। झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इस प्रक्रिया से वोटरों के नाम कटेंगे और मतदाताओं की संख्या कम हो जाएगी। श्री पांडे ने कहा कि हाल के दिनों में बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काट दिए गए। साहिबगंज जिले में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अधिकृत उर्वरक विक्रेताओं के लिए 15 दिवसीय इनपुट डीलर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साहिबगंज कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विक्रेताओं को आधुनिक कृषि तकनीकों और उर्वरक प्रबंधन की वैज्ञानिक जानकारी से जोड़ना है, ताकि किसान इसका सीधा लाभ उठा सकें। साहिबगंज कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस प्रशिक्षण में हाजीपुर, दियारा, राजमहल और बरहरवा जैसे दूर दराज क्षेत्रों से इच्छुक व्यक्ति और महिलाएं भाग ले रही हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग से किसानों को बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा मिल सकता है। प्रशिक्षण में उपचारित बीजों के महत्व और वैज्ञानिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। हम लोग का ये रहता है कि हमारे जो डीलर्स हैं उनको हम इक्विप कर दें, उनको हम तैयार कर दें, उनको एक ज्ञान दे दें कि भाई किस तरह से किस फसल में कितना खाद डल सकता है, कौन सा जो हमारे किसान उनसे जानकारी लेने आएंगे। तो एक हैंड होल्डिंग जो कह सकते हैं हम लोग कि हमारे किसान को वो एक हैंड होल्डिंग मिल जाएगा। हाजीपुर दियारा क्षेत्र से आए प्रशिक्षुओं ने बताया कि घरेलू कार्यों के साथ साथ वे खेती से भी जुड़ी हैं। इनपुट डीलर्स का प्रशिक्षण लेकर वे न केवल किसानों की मदद करेंगी बल्कि अपनी आय का अतिरिक्त स्रोत भी विकसित कर सकेंगी। यहाँ हम खाद का परीक्षण कर लिया है। यहाँ पे हमको जैसे खाद जो गांव के किसान लोग हैं उनके पास ये जानकारी देने के लिए कि खेत में कितना खाद डालना है, उसका परीक्षण यहाँ हम सीख रहे हैं। यही जाकर हम गांव में बताएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी बात सीखी है कृषि के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, और जो मिश्रित खेती है। हमारे गांव में पहले धान, गेहूं, सरसों यही सब खेती होता था, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को ज्ञान मिला कि आप मिश्रित खेती में जाइए, वहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मेरा जो देहाती एरिया है वहाँ पर जो किसान भाई लोग हैं उनको केवीके तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ से मैं सीख के वहाँ जाने के बाद उसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान दिला सकता हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा ज्ञान सीखते हैं और सीख के जाएंगे, किसानों को सिखाएंगे कितना खाद देना है, कितना बीज डालना है, कितना उर्वरक डालना है, मिट्टी के बारे में भी बताएंगे। चतरा जिले से आए प्रशिक्षक ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। फसलों में पोषक तत्वों की कमी से पैदावार प्रभावित होती है। ऐसे में प्रशिक्षित इनपुट डीलर्स किसानों को वैज्ञानिक सलाह देने में सक्षम होंगे। जैविक खेती जो कि हमारा आय का स्रोत, आय कम लगता है लेकिन समय ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे लिए लाभप्रद होता है ये खाद। इसके लिए समेकित खेती बताएं जिसमें हम एक बागवानी कर सकते हैं, उसमें हम मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, उसमें गौशाला या मुर्गी फार्म भी कर सकते हैं। बहुत सारा इससे लाभ भी ले सकते हैं। सरकार कृषि और उससे जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में अनुज्ञप्ति धारक इनपुट डीलर्स का ये प्रशिक्षण किसानों तक वैज्ञानिक खेती की जानकारी पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। IRCTC ने ऑनलाइन टिकट की बिक्री को मजबूत बनाने के लिए 3 करोड़ से अधिक फर्जी यूजर आईडी को ब्लॉक कर दिया है। IRCTC ने ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 3.03 करोड़ फर्जी यूजर आईडी ब्लॉक कर दी हैं। ये कदम टिकटों की कालाबाजारी और बॉट्स के जरिए होने वाली धांधली पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब केवल आधार वेरीफाइड यूजर ही टिकट
खुलने वाले दिन सामान्य और तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्नत एंटी-बॉट तकनीक और नई यूजर फ्रेंडली इंटरफेस लागू की गई है, जिससे असली यात्रियों को तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बुकिंग का लाभ मिलेगा। होली में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखकर रांची से 10 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएगी। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी लगाई जाएगी। रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने बताया कि रांची से जयनगर और रांची से गोरखपुर के लिए 2 स्पेशल होली ट्रेन भी चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए रांची और हटिया रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ की विशेष तैनाती रहेगी। रांची से जयनगर के लिए, एक गोरखपुर के लिए और एक जयनगर के लिए। तो लास्ट ईयर जो है हम लोगों को सिर्फ 2-2 ट्रिप मिला था, इस बार हम लोग को 5-5 ट्रिप मिला है। मतलब वो हर हफ्ते जाएगी और आएगी वहाँ से, तो करीब करीब पूरे महीने भर होली स्पेशल के नाम पे हम ट्रेन चलाते रहेंगे। तो करीब 10 स्पेशल ट्रेन भी हम चलाएंगे होली के दौरान। उसके अलावा जो है हमारा जो स्टेशन का जो बंदोबस्त है, खास करके रांची और हटिया का, वो हम बढ़ा के करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आरपीएफ का अरेंजमेंट, हमारा वॉर रूम, ये सब बहुत एक्टिव रहेगा, क्योंकि सडन क्राउड बढ़ जाता है ट्रेनों में। और अब बात मौसम की। राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 23 फरवरी तक सवेरे कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 फरवरी को सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे तथा राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। चतरा जिले के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का कल भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि चतरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। राज्य सरकार इटखोरी महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने तथा क्षेत्र के अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी प्रयासरत है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एआई की दिशा में भारत की लंबी छलांग, अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका देशों में शामिल हुआ भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, युवा पीढ़ी के लिए रखी जा रही है नींव। विधानसभा के बजट सत्र में 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश। प्रश्नकाल में लोकहित की रही गूंज। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। नगर निकाय चुनाव का कल थम जाएगा प्रचार। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क में झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बैलेट पेपर से चुनाव होने पर जताई गड़बड़ी की आशंका। और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर राज्य में गरमाई राजनीति। विपक्ष ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए बताया जरूरी। सत्ता पक्ष ने वोट काटे जाने का लगाया आरोप।